Assalamu alaikum and welcome everyone to the e-commerce Galaxy weekly roundup। और आज जो है वो हमारा टॉपिक प्रोडक्ट सिलेक्शन और एनालिसिस पे है। तो ब्रेंडन अभी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। वो ऑन द वे हैं टू ऑफिस, तो वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मीनवाइल जो है वो अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर दोज। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक क्वेश्चन प्रोडक्ट सिलेक्शन के हवाले से काफी ज्यादा जो है वो मुझे सुनने को मिलता है कि प्रोडक्ट जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको कम एफर्ट्स में ज्यादा पैसे बना के दे। ठीक है, अब अगर हम उसको आ, थोड़ा सा उसके एनालिसिस में जाएं तो फिर आपके आगे वो सारे प्रोडक्ट क्राइटेरियाज हैं वो आ जाते हैं। कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। और डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप उन क्राइटेरियाज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकती हैं, लेकिन अगर आपका लिमिटेड बजट है तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली उस क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। की पॉइंट्स जो है, सना का क्वेश्चन है कि दी सर कैन यू एलाबोरेट द की पॉइंट्स व्हाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट। ओके, अच्छा। तो की पॉइंट्स जो हैं बेसिकली ज्यादा फोकस जो है, जो मेरा होता है, ठीक है, वो होता है प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी पे। सबसे पहला जो फोकस होता है, ठीक है, क्योंकि बजट जो है वो थोड़ा सा मेरा हाई होता है तो मैं ज्यादा फोकस करता हूँ कि जो है प्राइस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 30-25 प्लस होनी चाहिए, 50 के अंदर होनी चाहिए। और उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 35 मिनिमम लाजमी होना चाहिए। क्योंकि जब 35% आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है तो अगर आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो कोई प्राइस वॉर शुरू करते हैं या फिर कोई शिपिंग चार्जेस का ऊपर नीचे होता है या अमेजोन फीस का जो है वो आपको कुछ फेस करना पड़ जाता है, तो आपके पास इतना आपके पास मार्जिन होना चाहिए कि आप उसको इजीली डील कर सकें। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कंपटीशन। कि कंपटीशन जो है वो किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ज्यादा कंपटीशन जो है वो अवॉइड करता हूं, मैं बहुत ज्यादा कंपटीशन अवॉइड करता हूं। अगर थोड़ी सी प्रोडक्ट कंपेटिटिव है, मार्केट कंपेटिटिव है, तो फिर मैं उसमें देखता हूं कि जो कंपेटिटर्स हैं उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, वो किधर किस पॉइंट के ऊपर वो लैग कर रहे हैं। क्या उनके लिस्टिंग क्वालिटी अच्छी है, नहीं है, वीडियो है, एबीसी है, नहीं है, ऑफ अमेजोन वो क्या कर रही हैं। ठीक है, वो क्या क्या चीजें जो है को किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं या कोई ईमेल मार्केटिंग की एक्टिविटी वो कर रही हैं। ठीक है, आप उनके जो ईमेल्स हैं, ठीक है, उनकी वेबसाइट है, उनके न्यूज़ लेटर्स में आप प्रॉपर जाके साइन अप हो, ताकि उनकी तरफ से जो न्यूज़ लेटर्स आते हैं उनका आपको पता चले कि वो एक्चुअली कर क्या रही हैं। प्रमोशंस वो वीकली बेसिस पे करते हैं या वो जो है वो मंथली बेसिस पे करते हैं। जो उनका सोशल मीडिया है, ठीक है, उसको वो किस तरह टैकल कर रही हैं। कोई बहुत ज्यादा फैंसी स्टफ कर रही हैं या बिल्कुल रेगुलर पोस्ट हैं। ठीक है, उनके फॉलोअर्स कितनी स्पीड से जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया हो और आप भी उसी पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करें और फिर उसमें बेहतरी लेके आए। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग तो एक थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पोस्ट तो आप जो है वो नॉर्मली कर ही सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो इन चीजों को जो है वो फोकस मैं करता हूँ कंपटीशन लेवल के लिहाज से। बाकी सारी चीजें वो जो हैं वो वही है कि जी आपका ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए, पैटर्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा कीवर्ड नहीं यूज करना चाहिए जो ट्रेडमार्क हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीजनल नहीं होनी चाहिए। तो बाकी सारी चीजें जो है वो यही है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो था वो मुझसे क्लब हाउस में जो है वो भाई ने पूछा कि जी मैं प्रोडक्ट करने जा रहा हूँ,
तो उस वो जो है वो यूएस में तो ट्रेडमार्क है, लेकिन पेटेंट है, लेकिन यूके में और जो है यूरोपियन उसमें नहीं है। तो मैं क्या उस प्रोडक्ट में जाऊं? तो उसका जो है बेहतर ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें तो आपकी जो मार्केट है वो थोड़ी लिमिट हो जाती है। ठीक है, तो जब आप इंशाल्लाह कुछ 2 साल के बाद जो है या 3 साल के बाद जब आप ब्रांड को सेल करने जाएंगे तो ये चीज बड़ी पॉइंट नोट होगा कि यार ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी जो है वो यूएस में जब से बड़ी मार्केट है उसमें पेटेंटेड है। ठीक है, तो इस पे जो है वो क्वेश्चन रेज हो सकता है। तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स को जो है वो अवॉइड करें जिसमें जो है किसी भी कंट्री में उसका ऑलरेडी पेटेंट है और आप उसको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो आप थोड़ा अवॉइड करें। सारा नसीम का, अच्छा प्लीज टेल हाउ टू मैनेज हाई फ्रेट्स दीज डेज। हाई फ्रेट्स जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अच्छी है तो आप हाई फ्रेट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हाई फ्रेट्स को क्योंकि सबके लिए ही हाई फ्रेट्स है। ठीक है, तो अगर कोई आप ऐसी शिपिंग कंपनी जो है वो ढूंढ लें जिसके थ्रू आपको थोड़े अच्छे जो है वो रेट्स मिल सके तो आप उसको उनको कंसीडर कर लें। नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर जो है वो आपकी गेम आ जाती है कि अगर आपके हाई रेट्स हैं तो आप आपकी 5% 7% प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाएगी, लेकिन स्टिल जो है वो आप 27% 25% जो है वो एक हेल्दी मार्जिन के साथ आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। बट इफ द प्रोडक्ट and everything according to credit, but it's patent. Should we leave it or change the design? अच्छा, सदना का क्वेश्चन है जी, बट इफ द प्रोडक्ट इज गुड एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया बट इट्स पेटेंट, शुड वी लीव इट और चेंज द डिजाइन? अच्छा, दोनों काम आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा है कि जी ये मार्केट बड़ी अच्छी है और इसमें इतना कंपटीशन भी नहीं है तो फिर आप डिजाइन चेंज की तरफ जाएं, लेकिन डिजाइन चेंज में भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। आपको बड़ी इन डेप्थ रिसर्च चाहिए कि क्या जो आप डिजाइन चेंज कर रही हैं वो वाकई ही वर्केबल है, वैल्यूएबल है या नहीं है। अगर तो आप उसको ओवरकम कर जाते हैं इस चीज को कि जी ये नहीं, मैं जो चेंज करने जा रहा हूँ मैंने डाटा से रिसर्च किया, प्रॉपर सारा कुछ किया है और जो है मैं इस पे सेटिस्फाई हूँ, तो फिर आप डिजाइन चेंज की तरफ जा सकते हैं। अब डिजाइन चेंज में आपको जो है वो मोल्ड की कॉस्ट आएगी चाइनीज मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, तो वो मोल्ड की कॉस्ट भी आपने जो है वो बियर करनी है। तो अगर तो आप ये सारा कुछ जो है वो कर सकते हैं तो फिर वेल एंड गुड है, आप जो है वो डिजाइन चेंज की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज जो है वो फिर आप कोई और प्रोडक्ट को कंसिडर करें। अच्छा, अब्दुल्ला सलीम का क्वेश्चन है, व्हाट इफ द प्रोडक्ट मार्केट हैज सेलर्स विद ओवर 10K रिव्यूज बट इज हाई वॉल्यूम एंड वी कैन गेट द चंक आउट ऑफ इट, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो है वो रिव्यूज जब इतने ज्यादा होते हैं, ठीक है, 10,000 से ज्यादा रिव्यूज होते हैं, तो फिर आपको भी मार्केट को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा चंक लेने के लिए आपके पास भी अच्छे रिव्यूज होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 300 रिव्यूज होने चाहिए, तब आपको मार्केट का चंक मिलना शुरू होगा। और एक जो है वो आपका पास थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी होनी चाहिए। अब इसमें आपने ये भी देखना है कि क्या दूसरे पेज तक सेल्स जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। अगर तो जा रही हैं तो फिर आप उसको स्लोली स्लोली जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे पेज पे सेल्स नहीं जा रही हैं, आपको पहले पेज पे ही आना है, तो फिर पहले पेज के बॉटम में क्या सिचुएशन है। ठीक है, बॉटम में जो है वो कितनी सेल्स आ रही हैं। ठीक है, फिर जब आप इसमें एंटर होते हैं ना तो बेसिकली इशू ये आता है कि आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हाई हो जाता है कि यार मैं तो अब जो है वो बॉटम में आ गया हूँ। ठीक है, और जो है वो मैं $50,000 का रेवेन्यू कर रहा हूँ, लेकिन टॉप पे जो बैठा है वो 5 लाख कर रहा है। तो फिर आपकी दौड़ जो है वो 5 लाख के ऊपर चली जाती है। फिर जब आपकी दौड़ 5 लाख के ऊपर जाती है तो फिर आप जो है वो पैसा डालना शुरू करते हैं कि नहीं, मैंने रैंक करना है, मैंने रैंक करना है। तो जो भी आपकी सेविंग है या जो भी आपकी जो बजट है वो आपका इसके दौरान जो है वो चला जाता है। तो सबसे पहले तो आपने गोल अपना माइंड सेट करना है कि मैं जब इस प्रोडक्ट में जाऊंगा तो मेरा एक टारगेटेड रेवेन्यू क्या है। अगर इतना मुझे आ जाए वेल एंड गुड, इतना आ जाएगा मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव कर जाऊंगा और इसको ग्रो होने दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले डिफाइन करें अपने पास कि जो है वो चंक अगर आपने लेना है तो वो चंक कितना होना चाहिए। ठीक है, और फिर आपने उस अपने फैसले पे स्टिक भी रहना है
ये ना हो कि आप उसने जंग पे आ जाएं और फिर आपकी अगली दौड़ लग जाए कि नहीं मैं अब इसी को ही करता हूँ और इसी को ही जो है वो कम टाइम में मैं ज्यादा जो है वो लेने की कोशिश करता हूँ। तो इस पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि ठीक है इतना जंग आ गया, अब इसको मैं स्लोली ग्रो करता हूँ और इसको जो है वो मैं टॉप पे लेके जाता हूँ। अच्छा, हसन अहमद अब्बासी का क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Ishan bhai, if the product is good with low competition and less reviews, but big brands are selling this product, so should we consider these type of products? नॉर्मली ऐसे में से मैंने देखा तो नहीं है कि बड़े ब्रांड्स हों और जो है उनके रिव्यूज कम हो। अगर कोई नई प्रोडक्ट आ रही है, कोई नई बिल्कुल उसकी अभी कह लें कि हाइप क्रिएट हो रही है प्रोडक्ट की, तो फिर ऐसा मे बी पॉसिबल है कि वो ब्रांड्स जो हैं वो आ रहे हैं और सारा कुछ वो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत बड़े ब्रांड के साथ जाके बैठेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है वो नहीं मिलेगा मार्केट से रेवेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। क्योंकि जब बड़े ब्रांड्स की बात आती है तो फिर लोग प्रोडक्ट नहीं देखते, फिर ब्रांड को ज्यादा फोकस करते हैं, उनकी बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो जब बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है, आप सेल फोन हैं, ठीक है, आप अगर जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी या नई कुछ आ रही है तो ऑब्वियसली लोग प्रेफर करेंगे बड़े ब्रांड्स को, एप्पल को, सैमसंग को, ठीक है, वो एक नए ब्रांड को इतना वो अहमियत नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपको चीज सोचने की जरूरत है कि क्या वो नई प्रोडक्ट है, वो क्या है, कैसी नेचर है, लोग आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने वैसे अब तक जो देखा है उसमें जो है वो नई प्रोडक्ट के साथ लो रिव्यूज में मैंने नहीं देखा। और अगर ऐसा है भी है तो फिर भी जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, इतने बड़े ब्रांड के साथ जो है वो आपको कंपटीशन में नहीं आना चाहिए। अब्दुल्ला सलीम के क्वेश्चन है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स व्हिच हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ नेसेसरी फॉर कस्टमर्स इन कमिंग टाइम? अभी जो है डाटा पे आप, अगर आपको पास का कोई 1 साल का डाटा मिल जाता है तो फिर ठीक है, फिर हम वेल एंड गुड है, फिर हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही नई नई चीज है, ठीक है, सबके लिए ही नहीं है, तो फिर जो है वो आपको थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा रुकना चाहिए, या आप टेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं। अब टेस्टिंग में आपको डाटा कैसे मिलेगा कि आपने अमेज़न पे सर्च किया कि जी ये तो सारे अच्छे-अच्छे ब्रांड्स जो हैं मेरी मार्केट में, ये सारे ही इस प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो जब कोई बड़ा ब्रांड या कोई बड़ा सेलर किसी प्रोडक्ट की तरफ जाता है, तो उसकी 2 रीज़न्स होती हैं, या तो उसने बड़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है या वो टेस्टिंग कर रहा है कि ये प्रोडक्ट अगर चल गई तो चल गई, ना चली तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो आपको फिर अपना माइंडसेट भी जो है वो इसी तरह का बनाना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट चल गई तो वेल एंड गुड है, ना चली तो फिर हम इसको रिमूव कर देंगे। ओके। अच्छा जी, अली अकबर का क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स इन सेटिंग अप पीपीसी दैट नेगेटिवली अफेक्ट ऑर्गेनिक कीवर्ड रैंक फॉर प्रोडक्ट आफ्टर दिस न्यू Amazon algorithm in US, how PPC impacts our organic keyword ranks? अच्छा जी, बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड्स तो आपको पहले ही निकालने हैं। ठीक है, कि आपने कीवर्ड रिसर्च की और आपको कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिले जो इररेलेवेंट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप डाल दें नेगेटिव में। ऑटो में अगर आप बात कर रहे हैं तो आप जो है वो नेगेटिव में डाल दें। ठीक है, अगर तो आप ऑटो चला रहे हैं और फिर आपको कोई ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जो कि नहीं कर रहे, सेल्स नहीं आ रही, कन्वर्जन नहीं आ रही, ठीक है, स्पेंड हो रहा है लेकिन कन्वर्जन नहीं आ रही, तो फिर आप उसको ऑब्वियसली आप भी उसको जो है वो ऑटो के नेगेटिव में डालेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपका है कि पीपीसी इम्पैक्ट करती है आपके ऑर्गेनिक रैंक पे। अब ये आप किस उसमें सिचुएशन में पूछ रहे हैं, ठीक है, ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन पीपीसी इम्पैक्ट करती है कि जब कोई आके आपकी जो है वो स्पॉन्सर ऐड पे क्लिक करके परचेज करता है तो ऑब्वियसली जो है वो आपको थोड़ा सा जूस जो है रैंकिंग का वो लाजमी मिलता है।
इस तरह नहीं होता कि आप क्लिक हुआ, सेल परचेज भी हुई, लेकिन जो है वो अमेजोन आपको थोड़ी प्रेफरेंस नहीं दे रहा, नहीं ऐसे नहीं होता, अमेजोन आपको प्रेफरेंस देता है। अब्दुल्ला सलीम का क्वेश्चन है जी, व्हाट्स योर टेक ऑन ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग तो जी एक बहुत कह लें कि वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें काफी सारी चीजें आती हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं आता कि कस्टमर एक्विजिशन और जो है ऑडियंस बिल्डिंग और ये वो, इसमें सिर्फ ये चीजें नहीं आती। ब्रांड बिल्डिंग तो आपके ब्रांड नेम से स्टार्ट होती है कि आपका ब्रांड के नेम का मीनिंग क्या है, ठीक है। फिर आपकी जो है लोगो आ जाता है, लोगो में आप कौन सी कलर स्कीम्स यूज कर रहे हैं। फिर आपकी आ जाती है ब्रांड स्टोरी कि आप जो है जो आप कर रही हैं, जो प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं आप, ठीक है, उनके पीछे स्टोरी क्या है, ठीक है। एक ब्रांड है हेलो टुशी के नाम से ब्रांड है, ठीक है, उसको आप देखें। और वो क्या टॉयलेट सीट कवर्स बेचते हैं, ठीक है, और उनकी ब्रांड स्टोरी है कि जी हाइजीनिक वे टू क्लीन योर बम्स, ठीक है। तो उन्होंने एक ब्रांड स्टोरी क्रिएट की हुई है। तो आप इस तरह के डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये एक इमोशनल अपील भी है और थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब रेगुलर ऐसे वो प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट कर रहे हैं। देन आपकी आ जाती है ऑब्वियसली वेबसाइट वगैरह कि आपकी कितनी क्रिएटिव है वेबसाइट, ठीक है, कि जो बायर आपकी वेबसाइट पे लैंड होता है उसको क्या फील आती है। देन आपकी आ जाती है ऑब्वियसली आपकी कस्टमर लिस्ट बिल्डिंग आ जाती है, ठीक है, कि आपका कस्टमर जो है रिपीट कस्टमर्स कितने हैं, और ये सारी चीजें जो है वो फिर आ जाती हैं। देन आपका सोशल मीडिया ऑब्वियसली आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपके पास इन्फ्लुएंसर कितने हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसर से मुराद के आपका बेसिकली यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है वो कितना है और वो कितना फ्रीक्वेंट है। और उसके बाद ये सारा कुछ मतलब ये काफी सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आप अगर कोई आप ब्रांड बहुत बड़ा है तो फिर उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो ये जो है फिर इसमें काफी सारी चीजें इस तरह आ जाती हैं ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से। तो शुरू में जरूरी नहीं है कि आप सारा कुछ करें, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के इन चीजों को थोड़ा लाइन अप करके जो आप अभी कर सकते हैं वो आप जरूर करें। आप जो है वो लोगो अच्छा बनवा सकते हैं, वेबसाइट अच्छी बनवा सकते हैं, सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्टिव कर सकते हैं, ज्यादा फैंसी नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या कस्टमर को प्रोडक्ट्स क्या ऑफर कर रही हैं, ब्रांड स्टोरी किस तरह की है आपकी, इस पे थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकें खुद को अपने कंपेटिटर्स से। और जब आपकी आपका ब्रांड अच्छा होता है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग थोड़े अरसे के बाद जब आपकी अच्छी हो जाती है, ठीक है। अब ब्रांड बिल्डिंग में ये भी आता है कि आप कितने कितने बड़े ब्लॉग्स में हैं, ठीक है, किसी टीवी शो में है या नहीं है, किसी रेलेवेंट मैगजीन में है या नहीं है, ये सारी चीजें फिर मैटर करती हैं, गूगल एसईओ मैटर करती है। तो जो आपके अख्तियार में इस टाइम है वो आप जरूर इनिशिएट करें, ठीक है। और जो नहीं है वो आने वाले टाइम के लिए आप उसको पेंडिंग पे रख दें, लेकिन उसकी एक सेंस जरूर बनाएं कि आपने लेटर ऑन चीजों को पैचअप करना है, ठीक है, कि आपने चीजों को इकट्ठा करना है। तो जब आपकी चीजें जो है वो कोई कुछ कुछ कोई चीज कुछ कह रही है, कोई चीज कुछ कह रही है, तो जब आप उसको इकट्ठा करने की तरफ आते हैं तो फिर उधर मसले मसाइल जो है वो खड़े होते हैं। हाफिज अब्दुल वाहिद का है जी, हाउ टू कंट्रोल प्राइस वार। प्राइस वार को जो है वो हम एज सच कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि अपनी प्रोडक्ट को इतना बेहतर कर सकते हैं थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कि जो है आप उस झंझट से बाहर आ जाएं। अगर कोई आपके प्राइस वॉर छिड़ गई है तो आप कम बेच लें लेकिन अच्छा बेच लें, क्योंकि एट द एंड हमें जो गर्ज है वो प्रॉफिट से है। तो अगर आपका प्रॉफिट 100 यूनिट्स बेच के जो है वो फॉर एग्जांपल $100 आ रहा है, तो वही अगर आपका 10 यूनिट्स बेच के $100 आता है तो वेल एंड गुड, आप जो है वो कम बेच लें, आपकी जो है वो इन्वेंट्री कॉस्ट भी बच जाएगी और आपको प्रॉफिट तो उतना ही आ रहा है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तलहा भट्टी का क्वेश्चन जी, सम सोर्सिंग नेगोशिएशन टिप्स। सोर्सिंग नेगोशिएशन में जो है वो आपका और सप्लायर का रिलेशन जो है उसको बेहतर करने की कोशिश करें कि वो कितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो फिर आप उनसे प्राइसेस भी जो है वो बेहतर ले सकते हैं। बाकी तो वही है
है कि आप एक सप्लायर की कोटेशन को दूसरे, अब सारी कॉन्फिडेंशियल डाटा हाइड करके दूसरे को भेजें कि ये देखेंगे मुझे जो है वो दूसरे सप्लायर से कोटेशन आई है और ये काफी कम पे बेच दे रहा है मुझे, तो आप भी जो है वो कुछ इसमें कम करें। ये है, ठीक है। फिर 1688 है, अगर आप लैंग्वेज बैरियर को रिमूव कर सकते हैं तो आप उधर से सोर्सिंग कर सकते हैं, या आपका कोई अपना बंदा उधर है तो उसको जो है वो आप घुमा सकते हैं चाइना। तो इन चीजों को जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अली अकबर का क्वेश्चन है, इन पीपीसी विच थिंग फ्रॉम बिलो अफेक्ट मोर पॉजिटिवली इन ऑर्गेनिक रैंकिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट, मोर कन्वर्जन या जस्ट मोर क्लिक्स ऑन आवर स्पॉन्सर प्रोडक्ट? मोर कन्वर्जन अली, क्योंकि अमेजोन तो कन्वर्जन पे चलता है। कन्वर्जन होगी तो अमेजोन को पता चलेगा ये कीवर्ड जो है इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट है। तो जब कन्वर्जन ही नहीं होगी, सारे क्लिक्स आएंगे, तो ये आपका नेगेटिव में जाएगा। तो कन्वर्जन जो है वो ज्यादा इम्पैक्ट करेगी आपकी रैंकिंग को। क्योंकि जब हम रैंकिंग में आते हैं तो अगर हम गिवअवेज करते हैं तो फिर गिवअवेज का मकसद ही ये होता है कि अमेजोन के एल्गोरिदम को ये बताया जाए कि ये कीवर्ड जो है वो इस प्रोडक्ट के बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर लोग सर्च करके इस प्रोडक्ट पे आके परचेज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये कीवर्ड इस प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, तो अमेजोन फिर उस कीवर्ड पे आपकी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आता है। और कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा, ब्रांड बिल्डिंग के हवाले से डिफरेंट ब्रांड्स हैं, ठीक है। परफेक्ट कीटो है, गोली है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, गमीज का, उसको आप देखें, ठीक है। तो ब्रांड बिल्डिंग को थोड़ा समझने के लिए ना, आप ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनको आप इनकी हिस्ट्री चेक किया करें, या मोस्टली के ऊपर केस स्टडीज अवेलेबल हैं, ठीक है। गूगल पे जाके सर्च करें, केस स्टडीज को देखें कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इन्होंने कैसे ग्रो किया, शुरू में क्या करते रहे, उनके फेसबुक के पास पोस्टें जो हैं वो देखें आप कि इन्होंने स्टार्ट किधर से किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कैसे ग्रो किया। फिर जो डिफरेंट टूल्स हैं कि इनके फॉलोअर्स कैसे बढ़े, ठीक है, फिर उन टूल्स के ऊपर जाके देखें कि किस पॉइंट पे आके इनकी फॉलोअर्स में स्पाइक आई, तो वो क्यों आई स्पाइक, ठीक है। फिर उस डेट को जाके देखें कि इन्होंने क्या ऐसा काम किया जिसकी वजह से इनके फॉलोअर्स में स्पाइक आई है, ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा, काफी ज्यादा डाटा जो है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और वो डाटा आपको हेल्प करता है अपनी ब्रांड बिल्डिंग के लिए, जो आप थोड़ी थोड़ी आस्ता आस्ता जो है वो साथ साथ कर रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से रिसर्च करें, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं एक्चुअली उन्होंने क्या किया, किस पॉइंट पे जाके ये ब्रांड वायरल हुआ और उसके वायरल होने की वजह क्या थी, उस वजह को ढूंढें। जब आपको इकट्ठी डिफरेंट ब्रांड्स की जो है वो 10-12 वजह मिल जाएंगी, तो फिर आप उन वजहों को, ठीक है, आप अपने ब्रांड में इंप्लीमेंट करना शुरू करें, ठीक है। कि अब ये 12 मेरे पास डिफरेंट आ गई हैं, अब मैं वन बाय वन एक एक करके जो है वो करता हूँ। अगर तो उनमें से एक भी चल गई तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं चली तो फिर आप उसमें थोड़ा चेंज करें, क्योंकि जब उन्होंने यूज किया था वो, ठीक है, तब सिचुएशन और थी, ठीक है। साल पहले या 1.5 साल पहले उन्होंने यूज किया था तो सिचुएशन और थी, अब जो है वो सिचुएशन और है, तो आप उसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो आप उन चीजों को जो है वो एक्सप्लोर करें। जितना ज्यादा रिसर्च वर्क करेंगे बड़े ब्रांड्स के ऊपर, आपको ब्रांड बिल्डिंग का उतना ज्यादा अच्छा आइडिया होगा कि लोग, ब्रांड्स जो हैं वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तबूत खान का क्वेश्चन, ये ब्रांड बैकएंड कीवर्ड्स के लिए H10 के अलावा और टूल रिकमेंड करें? टूल्स तो अब सारी हैं, वायरल लॉन्च है वो भी अच्छा टूल है, ठीक है, जंगल स्काउट है वो भी अच्छा टूल है, तो आप जो है इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। हमजा रिजवान का क्वेश्चन है जी, हु टू हंट
ब्रांड्स फॉर होलसेल, अच्छा होलसेल का मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, वो उस्मान भाई डील करते हैं। तो जब उनका सेशन होगा तो हम होलसेल के क्वेश्चंस जो हैं वो उनसे करेंगे। तलहा भट्टी का क्वेश्चन है कि सर व्हाट्स द बेस्ट वे टू स्ट्रॉन्ग अवर रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, बिकॉज इन वन प्राइसिंग पॉइंट सप्लायर इज जस्ट स्टक एंड डिडंट गिव मी लोअर प्राइस। अच्छा, सप्लायर से रिलेशन जो है वो आपका एक या दो ऑर्डर्स के बाद जो है वो ज्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल जाता है ये मेरा कस्टमर है। तो आप जो है उनको कॉल्स करें, वीडियो कॉल करें, उनको वैसे बोलेंगे जी मुझे अपनी फैक्ट्री विजिट दिखाओ, मुझे उनकी अगर कोई बर्थडे आ रही है उस पे विश करें, उनका कोई जो है न्यू ईयर आ रहा है उस पे विश करें। और यहाँ पे चाइना से ही उनका ड्रेस ले लें, चाइना से ही कोई छोटा मोटा गिफ्ट अली एक्सप्रेस से उनको भिजवा दें कि यार ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए अप्रिसिएशन है, तुमने बड़ी अच्छी शिपमेंट जो है वो सारी कवर की है, और जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, तो ये मेरी तरफ से जो है वो एक गिफ्ट है। तो इस तरह जो है जब आप रिलेशन जो है वो बिल्ड करते हैं अपने सप्लायर से, क्योंकि आप चाइना तो जा नहीं सकते, तो ये थोड़े टेक्टिक्स हैं। जब अगर आप चाइना जा सकते हैं तो फिर उनकी फैक्ट्री विजिट करें, ठीक है, फैक्ट्री घूमें, उनको बोले यार क्या प्रोडक्ट है मेरी लाओ, मैं भी खुद भी बनाना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजें करके जो है वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अली अकबर का क्वेश्चन निशान पे, प्लीज गिव अस सम टिप्स टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग टाइम इन दिस, मतलब देखिए मोटिवेशन लॉन्ग टाइम नहीं होती, मोटिवेशन शॉर्ट टाइम होती है। आ, उस जिग जैगलर की आई थिंक कोटेशन है कि मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ठीक है, नाइदर डज बाथिंग, सो दैट्स व्हाई वी नीड इट एवरी डे, ठीक है। तो हमें डेली बेसिस पे खुद को मोटिवेट करना चाहिए। और जो है आपको थोड़ा शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए चीजें कि किस चीज से आपको मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। आप कुछ चीजों को से मोटिवेशन अगर मुझे मिलती है तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि उन्हीं चीजों से मोटिवेशन आपको मिले। तो आपको पिन पॉइंट क्या करना है कि क्या चीज आपके लिए वर्क करती है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि ये चीज मेरे लिए वर्क करती है, ठीक है, तो फिर आपके पास बड़ा सेट एक फॉर्मेट आ जाएगा कि यार अगर मैं इस चीज पे इस तरह डाउन होता हूँ तो ये चीज को जो है इसका इनटेक मैं लूंगा तो जो है मेरी मोटिवेशन और सारा कुछ विल पावर वापस आ जाएगी। मोहसिन अली शाहिद का क्वेश्चन है, आयज शान भाई सॉरी आई जस्ट शेयर योर वर्जन ऑफ अ गुड एंड वायबल प्रोडक्ट बट यू लुक इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जी बिल्कुल, ये अभी स्टार्ट में ही एक्सप्लेन किया है मैंने कि अच्छी प्रोडक्ट जो है, प्राइस सबसे पहले प्राइस, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइस जो है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी मिनिमम 35% होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन कम होना चाहिए, और उसके बाद बाकी सारे वही चीजें आ जाती हैं कि जी पेटेंट नहीं होनी चाहिए, सीजनल नहीं होनी चाहिए, और अच्छा रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। अगर तो बजट जो है वो आपका थोड़ा है, 10-15 हज़ार डॉलर है, ठीक है, फिर आपके लिए क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा कंपटीशन लेवल के लिहाज से, रिव्यूज के लिहाज से। अगर आपका बजट थोड़ा सा 50,000 डॉलर है, 1 लाख डॉलर है एक प्रोडक्ट के लिए, तो फिर ये कंपटीशन वाला थोड़ा लूज हो जाएगा क्राइटेरिया। तो इस चीज को जो है वो आप इस तरह मैनेज जो है वो कर सकते हैं कि एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एयरशिप और सी शिप वाला तो कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है, ठीक है, सी शिप ही ज्यादातर करते हैं सेलर्स। तो वो जो है वो एयरशिप वाला तो कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल ही खत्म हो गया है, सभी सी शिप की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सबने कॉस्ट सेव करनी है। उमैर इकबाल का क्वेश्चन है शान भाई, इफ बिड इज हाई देन इम्प्रेशन इज आल्सो हाई। जी बिल्कुल, अगर आपकी बिड हाई है तो अमेजोन जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा शो करवाएगा, तो आपके इम्प्रेशंस भी हाई होंगे। अगर आपका कीवर्ड इंडेक्स है और सारा कुछ जो है वो ओके है तो फिर आपके इम्प्रेशंस भी हाई होंगे। अच्छा जी, ब्रेंडन का मैसेज है कि आई एम 10 मिनट्स ऑफ। तो वो भी हमें बस ज्वाइन कर रहे हैं।
मैं रिप्लाई करता हूँ। अच्छा जी, लेस सर्च वॉल्यूम बैकएंड कीवर्ड्स कैन वी यूज इफ आवर प्रोडक्ट शो ऑन दैट कीवर्ड। दाऊद खान थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं अपना क्वेश्चन, क्योंकि बैकएंड कीवर्ड्स के लिए तो हम जो सेकंड हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के जो कीवर्ड्स हैं वो यूज करते हैं। कि सबसे पहले तो आपका टाइटल आ गया, उसमें जो है वो ज्यादा यूज हो गए कीवर्ड्स। उसके बाद आपका जो है वो बैक एंड सिस्टम्स की बारी आ जाती है कि जो है वो बैक एंड सिस्टम्स पे अ, आप जो है वो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड यूज करते हैं। देन आपके सब्जेक्ट मैटर वगैरह आ जाती हैं, फिर आपके टाइटल बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, फिर डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अली क्वेश्चन, व्हाट मैक्सिमम प्रॉफिट वी शुड एक्सपेक्ट इफ वी हैव अ $20,000 बजट फॉर लॉन्च इन यूएसए। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी प्रोडक्ट प्राइस पे डिपेंड करती है बेसिकली। ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो आप जो है वो अगर $20,000 सारा लगा रहे हैं पहली इन्वेंट्री पे, तो फिर आप 35 का उसको निकाल लें, 35% कितना बनता है। ठीक है, और ग्रॉस है, फिर आपकी वो कॉस्ट वगैरह भी जो है सारी वो डिडक्ट होनी है, तो वो जो है वो आप फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप $20,000 बजट पूरा बता रहे हैं, इसमें सेकंड इन्वेंट्री भी आनी है, तो फिर आप ऑब्वियसली उस हिसाब से इसको मैनेज करेंगे। अच्छा जी, अहमद का क्वेश्चन, सर व्हाट अबाउट सीजनल आइटम इफ वी कैन मैनेज दिस सिचुएशन इफ वी हैव अवर वेयर हाउस इन द सेम कंट्री। अच्छा, सीजनल क्वेश्चन, सीजनल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो एक चीज ये भी है कि जो अभी अ, कि आप ये तो मैनेज कर लेंगे कि आपके पास अपना वेयर हाउस है, आपकी कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी, सारा कुछ ओके है, ठीक है। लेकिन इशू आपको आएगा रिव्यूज के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉल बैरन जो है उन्होंने ये शेयर किया था कि अ, हमने जब सीजनल प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो वो थी रिलेटेड टू मदर्स। तो वो हमने सारा कुछ अपने अकॉर्डिंगली प्लान अप कर लिया, हर चीज प्लान अप कर ली, ठीक है। हमने इन्वेंट्री भी भिजवा दी, हमने स्टॉक भी लाइव कर दिया, और हमने रैंक भी कर लिया। लेकिन हमारे पास रिव्यूज इकट्ठे नहीं हुए। जब हम रिव्यूज के लिए कस्टमर को अप्रोच करते थे, तो कस्टमर हमें कहता था कि श्योर आई विल गिव द रिव्यू आफ्टर यूजिंग इट। ठीक है, तो उन्होंने यूज ही नहीं की, तो यूज कब करेंगे वो, जब सीजन आएगा। तो आपके पास रिव्यूज नहीं आते। ठीक है, तो सीजनल प्रोडक्ट्स में ये थोड़े इश्यूज हैं कि मे भी जो है वो आपको रिव्यूज ना आए, और रिव्यूज ना आने की वजह से जो है वो आपको स्ट्रगल करनी पड़े सीजन के अंदर। और बाकी चैलेंजेस तो वही है कि आप स्टॉक मैनेज करना है, स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं मंगवा लेना। अगर आपने बहुत ज्यादा मंगवा लिया, स्टॉक आपका बिका नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आप का बाकी का जो स्टॉक रह गया उसको कंप्लीट करने के लिए आप को जो है वो जो आपने कमाया वो ही ना निकल जाए बाकी का स्टॉक रिमूव करने के लिए। तो ये चैलेंजेस हैं थोड़े सीजनल प्रोडक्ट्स के अंदर। एज अ बिगनर तो आप कभी भी ना करें। एज अ बिगनर तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, आप बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। सर इट्स डेली यूज आइटम बट सर्च वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज सडनली। सडनली जो है सीजनल प्रोडक्ट्स में कभी भी सडनली नहीं होता। ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट्स में तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है जिसपे उसकी प्रोडक्ट की स्पाइक आती है। ठीक है, और फिर उस पीरियड के दौरान जो है वो टॉप पे रहती है और फिर डिक्लाइन हो जाती है। तो जो है वो ये अगर सडनली हो रही है तो इसके पीछे चेक करना है चाहिए आपको कि ये सडनली क्यों है, कि एक मंथ ऊपर रहती है, एक नीचे, एक मंथ नीचे रहती है, या 15 दिन ऊपर रहती है, 15 दिन नीचे रहती है। तो ये सीजनल में नहीं आता।
हमजा रिजवान का क्वेश्चन है, हाउ टू गेट फ्री रिव्यूज ऑन अवर प्रोडक्ट। फ्री रिव्यूज तो नहीं आते अमेजोन में, प्रोडक्ट आपको देनी पड़ती है। हाँ, अगर रिव्यूज जो हैं वो कैसे लाने हैं, तो वो है कि जो है आप जो अमेजोन का रिव्यू रिक्वेस्ट बटन है वो आप कर सकते हैं, उसको जो है वो क्लिक कर सकते हैं, या कोई आप लगा दें, एक्सटेंशन लगा दें, वो जो है वो काम करती रहे। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप क्यूआर कोड जो है वो डाल सकते हैं इंसर्ट कार्ड में, कि जब कोई क्यूआर कोड स्कैन करे तो उसको फ्लो जनरेट हो जाए रिव्यूज के मतलब। तो ये जो है वो ये स्ट्रेटेजीज कर सकते हैं आप। तो ये फ्री रिव्यू कंसीडर होगा कि आपका ऑर्गेनिक कस्टमर है और वो आपको रिव्यू दे रहा है, तो ये आप इसको आप कंसीडर कर सकते हैं फ्री रिव्यू। सर, सेलर विद 20 रिव्यूज विद 64K रेवेन्यू। हाँ, तो ये अब सोचने वाली बात है कि 20 रिव्यूज के ऊपर वो 64K कैसे ले रहा है। इसको अब रिसर्च करने की जरूरत है कि क्या है, प्रोडक्ट पेटेंटेड है, कोई बड़ा ब्रांड है, एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहा है, या फिर वो अपने जो है स्पेंड कर रहा है गिवअवेज के ऊपर। ये चीजें थोड़ी देखने वाली, एक्सप्लोर करने वाली है। तो उसके बाद आपको बेहतर पता चल सकता है कि जो है वो इतने कम रिव्यूज के ऊपर वो कैसे, मे बी उसके रिव्यूज वाइप आउट हुए हों। ये भी एक हो सकती है। सर, हाउ टू गेट रिव्यूज ऑन न्यू लिस्टिंग। जी बिल्कुल वही, क्यूआर कोड आप डाल सकते हैं, बैकएंड पे फ्लो लगा सकते हैं। आप वो कर सकते हैं, बैकएंड पे फ्लो आप seller डॉट टूल्स का लगा सकते हैं। और जो है अगर आप गिवअवेज कर रहे हैं तो उससे आप रिव्यू जनरेट कर सकते हैं। फिर जो रिव्यू रिक्वेस्ट का बटन है सेलर सेंट्रल में, ठीक है, उस पे आप एक्सटेंशन लगा सकती हैं जो कि रिव्यू रिक्वेस्ट जनरेट करती रहे। लॉन्चिंग डेट नवंबर 2020 एफबीएम सेलर। अब एफबीएम सेलर है तो अब वो देखने वाली बात है कि वो एफबीएम सेलर अकेला है या ज्यादा है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि जी 64 पाउंड रेवेन्यू है, 1000 रेवेन्यू है, तो उसकी प्राइस क्या है। अगर उसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, 300 पाउंड है, तो फिर तो उसका हक बनता है कि वो जो है वो 64,000 पाउंड जो है वो अर्न करे कम बेच के। तो ये जो है वो सारी चीजें देखने वाली हैं डिटेल में। Should we drop such product because more than something like beyond is to मोहसिन का क्वेश्चन है कि 70% लोग एफबीएम कर रहे हैं और लिस्टिंग क्वालिटी भी बुरी है, और सारे सेलर ऐसे हैं जिन्होंने बस लिस्ट करके छोड़ दी प्रोडक्ट्स। तो क्या ऐसी प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। देखिए, रिसर्च वर्क अगेन है कि अगर वो सारे एफबीएम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्या वो इतने फेमिलियर नहीं है अमेजोन एफबीए से, या वो प्रोडक्ट ही कुछ ऐसी है कि जो अमेजोन एफबीए नहीं भेजने दे रहा, या वो प्रोडक्ट बहुत बल्की है, हैवी है, जिसकी फीस एफबीए में बहुत ज्यादा पड़ती है, या एफबीए में जाते जाते जो है वो प्रोडक्ट डैमेज हो जाती है। तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत है। और उसके बाद जो है, हाँ जी, ब्रेंडन आ गए हैं और मैं उनको अब ऐड कर रहा हूँ। तो अब प्लीज क्वेश्चंस जो हैं वो आप करें, ताकि हम जो है उनको दे सकें, उनसे भी क्वेश्चंस जो हैं वो कर सकें। Hey, everybody. Hello, Brendan. How are you? Assalamu alaikum, brother. How you doing? Islam? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking your time and joining us today. It's really Absolutely. a, it's really an honor to have you on the show. Yeah, I apologize for running late. I haven't been feeling well, as you know, and had another appointment, and so I made it here as quickly as possible. Okay, no worries at all. So we would love to know about you, how you started your e-commerce journey and what you are doing now. Yeah, so my wife and I started selling on Amazon almost 6 years ago now. We started with arbitrage, more of like a wholesale model.
We were selling from distributors tools, major brands that already existed. And we were selling also liquidation. So we would buy returns from T-Mobile and buy and resell the wireless accessories, cell phone cases, chargers, things like that. But we realized that we had a big advantage. My wife is Chinese, and some of the brands we were selling started to become restricted. So we saw that it was a danger to our business and that we should probably move in the direction of private label. So about 5 years ago, we launched our first private label products. We had a lot of revenue, but not a lot of profit. So it was something that we didn't really know anything, right? We just listened to some podcasts, we watched some YouTube videos, we thought we could figure it out. But the reality is we didn't understand how to do keyword research, how to do PPC properly, how to do launches. We didn't understand how to do indexing, how to optimize a listing. We kind of figured things out as we went along, and we made a lot of mistakes. So with a lot of trial and error, the good thing is that we sat down and we learned from every single product, from every single mistake, and we kept improving. We joined a large mastermind for 7-figure sellers. We were one of the founding members of a group called $1 Million Sellers. And so by networking with other large sellers and learning from each other, and we were able to really start figuring out how to do this business efficiently and become much more successful. So we started experimenting with data that we were getting. And the biggest thing for me always was keywords and data analysis. That's what I always focused on, because I figured that if we weren't visible on the correct keywords, then we could not make sales, right? So I knew that was the most important thing. So that's what we focused on. But it was how to find the data, how to optimize your listing, how to understand Amazon algorithm for how they rank you. And so for the last few years, we've developed a lot of strategies to do the proper keyword research, the proper data analysis, and use the tools that are out there, but then take it to another level with our analysis so that we can increase our success rate. Okay, great. I think most of the sellers do this mistake by not going into proper research, and they just dive into Amazon FBA, and then after some time they say, no, this business is not so well, okay, leave it, this is So back to our topic, product selection and analysis. So how do you find your products, what you see in your products, okay, this is the right one to sell on Amazon? So for us, it's about understanding the opportunity and the risk. Those are the two scores that we give a product, right? So the opportunity for us includes the number of keywords that a product has and the amount of search volume that a product has, total search volume, and number of keywords. So let me give you an example. If you have a product, let's say you're selling a pair of scissors, right? There might only be 10 keywords with at least 500 search volume a month that have scissors. That's not a lot of opportunity, and it's very easy for people to guess those keywords and to get lucky. And we don't want to do products where our competitors can get lucky. We want to do products where we have an advantage because we know how to do the in-depth research and we know how to find all of the keywords that are leading to sales for this product. Now, on the same time, though, we want to also understand what the risk is and how good our competition is. So we always ask the question, how are our competitors getting sales? And if we can answer that question with which keywords they're ranked for and which ones they're not ranked for, are they meeting the demand? If we identify that there's 100 keywords with at least 500 search volume, and then the top sellers are only on 50 of them or 40 of them, then we know that we can do better than them, right? So that's how we assess the risk and the opportunity. Okay, great. Great. So what is the price point you go for and the profitability? So we have a minimum profitability on a daily basis of $150 personally. Like, we won't do a product unless we think we can make at least $150 profit per day.
Okay. Sure. So that's not a lot. When a lot of people think like I've seen people when they first start, if they don't have a lot of money, to start with like $50 a day, and that's fine, right? It takes the same amount of effort to manage one SKU. So if I have an employee that can manage 20 SKUs, I want them to be driving a lot of profit per employee. So we raise our profit per day per product up a little bit. But for the most part, we think that when you're first starting, if you don't have a lot of money, profit per day within a certain ROI is important. The ROI, I think, is more important than margin, because it means that if you have at least 150 or 100% margin, or I'm sorry, ROI, every time you make one sale, you can buy 2 products. That's important because you can turn your capital over and you can keep growing very quickly that way. But so ROI is more important than margin for me as well. Okay, so the price point, what is the minimum price point, or what is the sweet spot for your prices? The selling price. So yeah, one of the biggest issues that I think that we had when we first started is that we would focus on faster moving, cheaper products, but the margin is smaller, ROI is a little bit less, and ROI would be maybe okay, but it doesn't take much to make it not very profitable, right? Because it's such a small price point. So I think that if you were to start from fresh, probably don't do anything under $13, $14, $15 in that range, and then up. Because if you're competing under $10, then it's usually a very competitive product, and the margin and the ROI is very small. Okay, so let me just take few questions from the audience. Okay. Can you see the question at your screen? Yeah, I can see some questions. Okay. How many people on? Yeah, we have around 19, 17. Few just left. I tried to engage them. No problem. Yeah, so Ali Akbar is asking, hi Brendan, which steps we should follow before while launching a product only on PPC? So Ali, a PPC only launch is requires you to be very efficient and very good with your data. You have to be very optimized from the very beginning. So for us, it's about the initial keyword research that you do. It's about understanding how to properly build your listing, so you know which keywords to put in your title, which keywords to put in your bullets, and how Amazon's ranking algorithm works, so that when you make a single sale through PPC, it gives you credit for a lot of keywords. And it typically is better in a less competitive product, because a PPC only launch in a very competitive product niche, you might not be able to generate enough sales or enough velocity to rank above your competition, because they're well established. They have a lot of keywords that are driving sales that are going to keep them ranked ahead of you. So PPC only launches are usually in less competitive products, sometimes in more expensive products, and typically not as effective. But if you are going to do it, you usually have to lower your price. You have to make sure you're optimized, so all of the keywords are in your listing, and the most relevant, the highest search volume keywords are in the right places in your listing. And then that way you have great images, you have great video, A+ content, even like right away, so that you can generate a very high click-through rate and high conversion rate from the beginning, so that you can beat your competition. Typically, we even launch with a coupon, so that we have a low price, a coupon, well-optimized listing, beautiful images. If you do all of that, then a PPC only launch is possible, but it's still not the most successful way. It's still not the guaranteed.
Okay, so what do you suggest the minimum budget for private label in the UK? So, I mean, I think anywhere for minimum budget is $3,000 to $5,000. So, I imagine that it's like £3,000 is like the minimum. You're going to be able to find a product that sells in that $15 price range, $20 price range that sells 10, 20, 30 a day. You're going to be able to finance that type of product, and because if you think about it, if it's a $20 product and your landed cost is $4 or $5, and it's selling 10 a day, and you need 90 days of inventory, 900 units is pretty much what you need for 3 months of inventory. You're looking at $4,500. Then you need some PPC budget, and you need a little bit of money left over for reordering. That's a $6,000-7,000 product. That example I just gave you. So if you have something that sells maybe for a little bit lower price point, a little bit less per day, then maybe you can be competitive for $3,000 to $5,000. Okay. Bilal is asking, in some products, all the competitors drop their prices after a while. How to deal with this situation from the start? How to identify or save ourselves from such products? Typically, Bilal, that happens in a product where there aren't a lot of keywords. So that was what I was talking about when you were looking for an opportunity score. If you have a lot of keywords that generate sales for a product, then the lifelong value of that product is longer. People are going to not be able to compete with you on the number of keywords because you can find them and they can't, right? So that's your advantage. If you do proper keyword research and you can identify that there are 50, 70, 100 keywords with at least 500 search volume, that's going to be a product that your competition is not going to saturate too quickly because they're not going to be as good at ranking on it. Okay. Uh, so what about seasonal item? If we can manage the situation, if we have our warehouse in the same country. Ahmed, I love seasonal products, man. I think that they move fast. They're easy to launch. You can relaunch a new listing almost every year. You can compete very quickly if you time it properly. It's something that moves very fast. You get rid of your inventory and then you move on, and then you close your listing, and you can send more next year, or you relaunch it. It's fine. But there are a lot of major brands that sell seasonal products almost only, right? Like the majority of their products are seasonal. They come in and out of stock of different things on a regular basis. So I love seasonal products. We do a lot of seasonal products. You don't necessarily need the warehouse. Like, we have a warehouse. We keep a lot of our seasonal stuff. Like, if we have leftovers, we can liquidate it when we don't need it. We have liquidators, like people that buy the inventory from us, so we don't have to hold it for a whole year. I'd rather almost get my money back and then not keep my capital tied up. But there are some situations where I want to have like 1,000 units ready to send in as my initial shipment when that season comes back around. Seasonal is great. So just understand the timing. You want to launch it 3 weeks before you see the BSR of your competitors drop. So if you go back to the history of your competitors and you see the charts and you see the BSR drop, you know what day that starts to happen. So you know when the competition will start to when the people will start to search for that type of product, and when that velocity will go back up. So you want to be sending your inventory and have it checked in about 3 weeks before that. Okay. What if the product market has sellers with over 10K reviews, but it is high volume and we can get the chunk out of it? What's your experience regarding this? So what if the seller has over 10,000 reviews, but it's high volume and can get a chunk out of it? So Abdullah, the reviews don't worry me as much as the keyword saturation, right? And how optimized my competitors are and how many of them are there. So if I look at a product that has 2,000 sales, 3,000 sales a month, right, 100 a day from my top competitor, and then the second and third guy drop down from there. But what matters to me is not necessarily that. It's what I'm going to look at is what percentage of the keyword search volume is my competition on, right? So if I can give an example, I don't know if I'm able to share my screen, am I?
Yeah, you can. Okay, give me 1 second. Let me pull up a sheet. Okay. I want to show you exactly what I'm talking about because it's easier to visualize that way. And you have to excuse me, I'm still not feeling well. No worries. Okay, this is fine. Share. Okay. Okay. So. Can you guys see this well? Is this okay? Yeah. Yeah. Is it small or is it okay? Let me. Okay. All right. So if you guys, if you subscribe to me on YouTube, you might see this exact sheet already. But what I want to show you is this: the number of reviews. We make a note of it here, right? So these guys have 700, but if they had thousands of reviews, it wouldn't matter as much. What matters to me is this number here. It is the percentage of search volume where they have at least 2 relevancy. So this guy is only on 65% of the total search volume with that is relevant. That's at least a 3 relevant and up. Now, we created this sheet using the data from Helium 10. This is why we recommend using Helium 10 and not Jungle Scout or any of the other software out there, because we can take this data and we can make this sheet much more efficiently than using any of the other software that's out there. So what I care about is not necessarily the reviews. I care about this number. If I find my competition has at least 3 or 4 people that are above 70 and 80%, then it's a very competitive product. And then to me, that's a high risk product. Okay. But if this guy is the leader and he only has 65% of the search volume where he's ranked in the top 30, top 45, that means that he is leaving 35% of the opportunity on the table. He's not ranked for 35% of the keywords that he can be ranked for in order to drive sales. So I know I can do a better job than this guy within a month or two. Okay, I'm good at identifying all these keywords. I'm good at writing my listing. I'm good at ranking for all of these keywords. So that is my advantage. So I want to find products where I can beat even the best people very quickly. And oftentimes you might find one seller that's a red that's ranked for the majority of the keywords that's doing really good. He's really good at Amazon, but then everybody else isn't very good. That's still a medium risk product. It's still not too bad. Like, it's something you can come in and you're okay being number 2 because you can be as good as the best guy. You're not necessarily going to be number 1, but you can be number 2 or number 3 because you're going to be better than these yellow guys for sure. Like, these guys are only on half the keywords, 52%, 55%, 43. They're leaving half of the opportunity on the table. So you can come in and do it better. Does that make sense? Yeah, that totally makes sense. Okay. Okay, so So what if the product is good and everything according to our criteria, but it's patented? Should we leave it or change the design? So Sonia, there's 2 types of patents that you have to understand which one it is, right? A design patent or a utility patent. If it's a utility patent, you can't get around it because it's about the functionality. If it's the design patent, it's very easy to do your own design and get around it. Design patents don't offer much protection. For example, especially with soft goods like a bag, a diaper bag, for example, very competitive product. Don't do it. But for a diaper bag, all you need to do is change the position of a zipper or put a new zipper somewhere else, and now it's a new design.
and it's not protected anymore. You get around their design patent. So it depends on the type of patent. If it's a design patent and it's a very good product, shows a lot of opportunity, low risk, and the competition is easy to beat, and there's a lot of keywords, I would still potentially do that product and change the design and then do my own design. And but I would test that design to make sure that it's going to convert better than the original design. You have to make sure, because the number one reason we fail is because we choose a design that people don't like as much as the other sellers, right? So, and that's something that you can test for with services like PickFu or something like that, where you get some people to vote, and they let you know whether they like yours better before you invest a bunch of money on inventory and launches. Okay, great. So I think we are done with the questions, because I'm not taking more time, because due to your health, you have to take care of yourself, and I we will appreciate it. call I'm here you. for the day. I'm here for Yeah, the day now. yeah. We will call you again. It's okay. So let's close this. I really thank you again for joining us, and in our Pakistani way, बहुत बहुत शुक्रिया. It means thank you so much, and take care. Yeah, Jazakallah and Assalamu alaikum. Okay, great. Thank you. All right. Bye, everybody. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, guys. So आज का जो है वो सेशन, उम्मीद करता हूँ कि ये हमें एक नया तरीका मिला कि जिससे जो बड़े बड़े सेलर्स हैं वो कैसे अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करते हैं. अब उनके लिए रिव्यूज मैटर नहीं करते, उनके लिए क्या मैटर करता है, सर्च वॉल्यूम और नंबर ऑफ कीवर्ड्स, कि कितने कीवर्ड्स हैं एक प्रोडक्ट के जो कि बड़े बड़े सेलर जो हैं जिन पे बैठे हुए हैं, और कितने कीवर्ड्स हैं जिनको वो देख ही नहीं रहे. तो अगर आप उन कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं, और वो एक गुड अमाउंट ऑफ कीवर्ड्स हैं, 50 कीवर्ड्स हैं, तो आप उन 50 कीवर्ड्स के ऊपर आप जिन पे वो टॉप पोजीशंस पे उनको छोड़ दें, और जिन पे वो बिल्कुल जिनको वो इग्नोर कर रहे हैं उस पे जाके बैठ जाए, तो आपको बड़ी अच्छी सेल्स आएंगी. तो ये भी एक तरीका है जो कि आज हमें पता चला. तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जो है वो हम आने वाले टाइम में ऐसे ही सेलर्स को बुलाते रहेंगे और नई चीजें सीखते रहेंगे. तो अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह जो है वो हम कल मिलते हैं. इन्फ्लुएंसर मार्केटर के ऊपर जो है वो हमारा सेशन है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर. तो हम उसमें जो है वो ज्वाइन करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.